आम आदमी पार्टी लीडर्स मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की तरह ही एक और पार्टी के नेता ऐसे हैं जो ईडी के एक्शंस को चैलेंज कर रहे हैं और ऐसा करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी जा पहुंचे हैं। दरअसल जिस पार्टी लीडर की हम बात कर रहे हैं वो है टीएमसी के एमपी अभिषेक बनर्जी। 8 अगस्त थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी एमपी अभिषेक बनर्जी की प्ली पर सुनवाई हुई है, जिसमें उन्होंने ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स को चैलेंज किया था। ये केस बंगाल के स्कूल जॉब स्कैम से जुड़ा है। मुद्दा ये है कि क्या ईडी बनर्जी को इस केस के सिलसिले में दिल्ली बुला सकती है, जबकि ये मामला वेस्ट बंगाल का है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बहस का मूल मुद्दा था कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी कि सीआरपीसी कितने हद तक लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिसेस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की बहस सुनने के बाद मामले को 13 अगस्त के लिए टाल दिया है। लेकिन आप जरूर जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या हुआ है और क्या ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पेश किए गए हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मैटर को और सुनने की इच्छा जताते हुए इसे 13 अगस्त के लिए पोस्ट किया है। तो आइए चलते हैं थर्सडे को हुई हियरिंग की ओर। सुनवाई की शुरुआत कपिल सिब्बल ने अपने पुराने पॉइंट्स को दोहराते हुए की और कहा कि अगर पीएमएलए किसी मुद्दे पर चुप है तो सीआरपीसी लागू होगा। उन्होंने आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए कहा कि कानून के तहत एक सही प्रक्रिया होनी चाहिए, वरना ईडी का समन इलीगल माना जाएगा। कपिल सिब्बल ने ये भी कहा कि ईडी के लिए देश को रीजनल ऑफिसेस में डिवाइड किया गया है, जिन्हें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। टीएमसी लीडर को रिप्रेजेंट कर रहे कपिल सिब्बल ने एक दूसरे केस राणा आयोग वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का हवाला दिया, जिसमें टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने कहा कि ट्रायल वहीं चलना चाहिए जहां मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म हुआ हो। सिब्बल ने आर्ग्यू किया कि सेक्शन 71 पीएमएलए जो एक्ट के प्रोविजंस को किसी और कानून जैसे कि सीआरपीसी के प्रोविजंस के साथ क्लैश होने पर ओवरराइड करने का अधिकार देता है, उसे सेक्शंस 46(1) और 65 पीएमएलए के साथ ट्यून में पढ़ना चाहिए। कपिल सिब्बल ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट और पीएमएलए का कंपैरिजन किया और ये हाईलाइट किया कि एनआईए एक्ट ऑल इंडिया ज्यूरिसडिक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन पीएमएलए ऐसा नहीं करता। फिर भी ईडी अधिकारी अक्सर लोगों को दूर दराज जगहों पर समन करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ECIR यानी कि इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट वहां रजिस्टर हुई होती है। उन्होंने कहा, येट ईडी ऑफिशियल ऑफन समन पर्सन्स हु आर नॉट इवन एक्यूज्ड to far off places just because ECIR have been registered there। अपने सबमिशंस को आगे बढ़ाते हुए कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को भी चैलेंज किया और आर्ग्यू किया कि हाईकोर्ट ने सेक्शन 65 पीएमएलए का टेस्ट करेक्टली अप्लाई नहीं किया। उसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन भी बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के बिहाफ पर सबमिशंस देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने आर्ग्यू किया कि रुजिरा सेक्शन 160 सीआरपीसी के प्रोवाइजो के तहत प्रोटेक्टेड है, जो स्टेट करता है दैट नो मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 15 years or above the age of 65 years or a woman or a mentally or physically disabled person shall be required to attend at any place other than the place in which such male person or woman resides। शंकर नारायणन ने कहा, ED morphs into a very unique creature under PMLA where protective umbrella of CRPC is taken away। They can ask children aged 6 years to come from Tripura all the way to an ED officer sitting in Cochin if he wants to, because he has registered the ECIR there, and say come, and not even as an accused young man, but I want you as a witness, you have to come। उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि जब आर्टिकल 14 और 21 का जिक्र होता है तो ईडी कहती है कि ये उन पे लागू नहीं होता क्योंकि पीएमएलए के प्रोविजंस ओवरराइडिंग है। हालांकि दोनों काउंसिल्स के आर्गुमेंट के बाद ईडी ने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट बेंच को सबमिट किया। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बहस में कहा कि सेक्शन 160 सीआरपीसी का प्रोटेक्शन क्लॉज सभी प्रोविजंस पर लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि ये क्लॉज सिर्फ चैप्टर 12 सीआरपीसी तक सीमित है और कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये हर इंक्वायरी पर लागू होगा। उन्होंने कहा, द सेफगार्ड इन फेवर ऑफ वुमेन अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 160 सीआरपीसी डज नॉट एक्सटेंड टू ऑल प्रोविजंस ऑफ द सीआरपीसी। एएसजी ने ये भी कहा कि बनर्जी ने दिल्ली का एड्रेस छुपाया है, इसीलिए ईडी के समन सही है। उन्होंने आर्ग्यू किया, even if the proviso is held to be applicable, it is complied with because he resides in Delhi। He is saying I cannot be called at any other place। The proviso says you can't be called outside the place where you reside। He resides in Delhi। Also part of the offence has taken place in Delhi। आपको याद दिला दूं कि पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा था कि ईडी ने पहले बनर्जी को कोलकाता में पूछताछ की, तो अब दिल्ली में समन्स करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मई 2022 के ऑर्डर का भी जिक्र किया था, जिसमें ईडी को बनर्जी से कोलकाता में पूछताछ करने और स्टेट पुलिस से मदद लेने को कहा गया था। कपिल सिब्बल ने पीएमएलए के कुछ प्रोविजंस का भी जिक्र किया था, जिसमें सेक्शंस 18, 19, 50, 65, 71 और चैप्टर 5 शामिल है और कहा था कि
कि समन्स करने की प्रक्रिया स्टैच्यू में मौजूद नहीं है। उन्होंने आर्ग्यू किया था ये कहते हुए that since the PMLA is silent about the procedure on summons, the general provisions of the CRPC will apply। जब कपिल सिब्बल सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट करने की पावर का जिक्र कर रहे थे तो जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा था कि अब तक इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कपिल सिब्बल ने उन्हें बताया that ED officials are calling Banerjee and saying he is an accused। सिर्फ यही नहीं, कपिल सिब्बल ने ये भी कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी का अधिकार दिया गया है, जो सिर्फ कानून के तहत स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही कम किया जा सकता है। उन्होंने जोर दिया था कि PMLA में समन्स करने की प्रक्रिया नहीं है, इसीलिए ED का समन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। और तो और कपिल सिब्बल ने विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का भी जिक्र किया था, जिसमें PMLA प्रोसीडिंग्स पर CRPC के प्रोविजंस लागू होने का सवाल उठाया गया था और ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच के सामने पेंडिंग है। इस थर्सडे को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई 13 अगस्त के लिए शेड्यूल की है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिषेक बनर्जी और ED के बीच ये कानूनी लड़ाइयाँ किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है और क्या PMLA और CRPC के बीच ये टकरार बनर्जी के हक में फैसला ले पाएंगी या नहीं। पर आपको बता दूं कि जब स्कूल जॉब स्कैम के मामले में TMC लीडर अभिषेक बनर्जी को क्वेश्चन किया गया था और उन्हें इसमें इन्वॉल्व होने के लिए एक्यूज ठहराया गया था, तब उन्होंने मीडिया से कहा था, वो जब भी मुझे बुलाना चाहे वो बुलाए और लोगों के सामने है ये कि आप लड़ नहीं पा रहे हैं, तभी आप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का उपयोग करना चाह रहे हैं और जनता बेवकूफ नहीं है। अगर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ है तो आप कोर्ट में दीजिए। जब मैं कोर्ट में कोऑर्डिनेट बेंच में गया तो कोर्ट ने यही कहा कि भाई अभिषेक बनर्जी के खिलाफ क्या है आप कोर्ट में जमा करो। और उस ऑर्डर अगर आप देखेंगे, सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है कोऑर्डिनेट बेंच का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 22 सितंबर का जो ऑर्डर है कलकत्ता हाई कोर्ट का कि ED अभी तक कोई भी प्रूफ अभिषेक बनर्जी के अगेंस्ट कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाए, इसलिए कोर्ट ने प्रोटेक्शन दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर अभिषेक बनर्जी के इन्वॉल्वमेंट पर बीजेपी लीडर्स का कहना कुछ और ही था। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, रिक्रूटमेंट स्कैम का चल रहा है, कोर्ट का बारे में मेरा कोई टिप्पणी देना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरा यही डिमांड है सेंट्रल एजेंसी बुआ भतीजा खिलाफ तुरंत एक्शन ले। पॉन्जी कलेक्शन में शारदा में ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत एविडेंस है CBI का, नहीं CBI ने कुछ नहीं कर रहा। CBI को तुरंत शारदा रोज वैली लेकर ममता जी का खिलाफ एक्शन हो। See, it is not only that Abhishek Banerjee has been asked once again for questioning. This time, it is Abhishek's mother, Lata Banerjee, his father, Amit Banerjee. Even both of them have been asked to question. Now, this remains a fact that a company which is in question, which is Leaps and Bound, all three of them are director in that company. Now, we have seen that Abhishek Banerjee just tweeted and said that somebody is rattled and perturbed. So, actually, who's rattled and perturbed is quite visible. There are questions which are not yet answered. So, these unanswered questions needs to be answered because the High Court has pulled the agencies. They have questioned as to what are the assets of Abhishek Banerjee. So only 3 policies, life insurance policies, can't be assets of a member of parliament. And the fact remains, to an naked eye, we see the bungalow and various other properties. So which are there? So in regard to all these, some answers need to be, some questions needs to be answered. So they have been questioned, and it has got nothing to do with anything else. That is all. Thank you for watching this video and keep sharing your views and following Law Chakra.